फिर स्प्लिटिंग एनर्जी का जीरो होना। ओके, क्लियर है, बोलो। यस सर। समझ गए तो बन जाए। जेई मेन के लिए क्यों सोचना है यार? जेई मेन कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो मुझे कहना। आपने अगर कॉपी समझ लिया तो कॉपी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन तो वही है ना। चलिए फिर, और कोई डाउट है? नहीं होगा। सर CFSC जीरो होने से लॉस कैसे होता है बता रहे थे सर, आवाज आपकी धीरे आ रही सीएफएससी थी। जीरो होने का मतलब क्रिस्टल फिट डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का लॉस होना क्या कहलाएगा? जीरो होगा तभी ना लॉस होगा। अगर कोई कहेगा कि सीएफएससी का लॉस हो रहा है तो लॉस का क्या मीनिंग देंगे हम? लॉस का क्या मीनिंग देंगे? या तो ये बोल सकते थे कि ये लॉस का मीनिंग यही होता है कि मतलब खत्म हो जाए, लूज कर जाए पूरा। क्रिस्टल फिट यस सर। स्टेबलाइजेशन एनर्जी का लूज होना, इसका मतलब है कि वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा का जीरो होना। लूज का क्या मतलब है? यस सर। सीएफटी हो ही ना। ठीक है ये सर। बोल रहा हूँ, सीएफटी नहीं होने की बात कर रहा है वो। लूज का मतलब है यस सर। सेफ्टी हो ही नहीं है, मतलब स्प्लिटिंग ही ना हो। और डेल्टा नॉट जीरो हो गया तो स्प्लिटिंग कहाँ है? फिर स्प्लिटिंग नहीं है, फिर खत्म, कहानी खत्म। यस सर। ठीक है सर। डिजेनरेट ठीक है। ऑर्बिटल्स हो गए, ऑल आर डिजेनरेट। नहीं तो वो सीएफटी को लूज करने की बात कर रहा हूँ। लूज तभी होगा जब T2G3 और EG2 के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाए और आपका ये जीरो हो जाए तो लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब सीएफटी रहा ही नहीं, फिर सीएफटी खत्म। ओके, समझ में आया? वही कह रहा यस है। सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट पे, एक लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन था हमारा, जो मैंने बोला भी था कि कलर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस पे खूब आता है क्वेश्चन, वेवलेंथ से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। तो चलिए फिर मेरे साथ देखिए थोड़ा सा, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एप्लीकेशन का पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे। कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर्स की क्या बात हो सकती है उसको समझना होगा हमें। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, आपको समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए कलर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं हम आपसे। जैसे एक छोटा सा डायग्राम से समझाते हैं आपको। अपने पिछले क्लास में आपने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक डायग्राम। आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही बात कर लेते हैं बेटा। इधर आपका पेयरिंग एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, और इधर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको बना लीजिए थोड़ा सा डायग्राम, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कलर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सही बच्चे एक चीज तो जानते ही हैं, तो अभी आप सुनेंगे तो समझ भी जाइएगा। देखिए ये वाला जो लिगेंड्स, ये ऑर्बिटल्स डिजेनरेट है, फिर क्या होता है, ये स्प्लिटिंग होती है कुछ ऐसे, जैसा कि हमने पढ़ा है। इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और फिर स्प्लिटिंग होती है ऐसी 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 ऐसी, ये स्प्लिटिंग है। और ये गैप आपका जो है, ये आपका गैप जो है वो डेल्टा नॉट कहलाता था। ये सब कुछ हमने सीखा है। ये EG ऑर्बिटल था और ये T2G ऑर्बिटल था। अब कहानी को थोड़ा समझने वाली बात होगी। जब कभी मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही कलर होता है, जैसा कि आपने कभी सुना होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो DD ट्रांजिशन नहीं होता है, DD ट्रांजिशन बोलते हैं ना। तो DD ट्रांजिशन के कारण कलर होता है। कोई भी कंपाउंड कलरफुल तभी होता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो DD ट्रांजिशन करता है, तभी जाकर कलर होता है। यहाँ पे भी वही बात होगी। अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में या EG किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर EG में जाएगा, या फिर EG के इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होकर T2G में जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने लगे, ऐसा कोई फिनोमेना होने लगे, या फिर इसका कोई ऑर्बिटल की एनर्जी जो है, डी ऑर्बिटल जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट हो या इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट तभी होगा जब यहाँ से अगर मैं लाइट एनर्जी देता हूँ, लाइट एनर्जी मतलब विजिबल रेंज में ही देंगे, जो भी लाइट एनर्जी देंगे वो किस में देंगे, विजिबल रेंज में देंगे। अगर मैं लाइट एनर्जी देता हूँ तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, सपोज करिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर जाना है, तो क्या लगता है आपको ये वाला इतनी एनर्जी पार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? इस इलेक्ट्रॉन करनी पड़ेगी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
और इसको ऊपर जाना है, तो इतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी, इतनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए जो लाइट एनर्जी होगी। अगर इससे कम एनर्जी मिलेगा तो क्या इसको ये पार कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मैं ये समझूं कि जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, जितना ज्यादा ये डेल्टा नॉट होगा, उतना ज्यादा मुझे इंसिडेंट एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो भी आप बोल सकते हो। तो अगर ये एनर्जी जितना बढ़ेगा, उतना ही एनर्जी मुझे लाइट की बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी, बताओ? अगर इलेक्ट्रॉन को यस सर। एक्साइट करना है तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है, जिसके कारण एक कंप्लीमेंट्री कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकुलर कलर लेके ही तो ये एक्साइट होगा। क्या होगा, ये पार्टिकुलर कलर लेके ही तो एक्साइट होगा, क्योंकि पार्टिकुलर कलर का मतलब कोई वेवलेंथ लेकर ही तो एक्साइट होगा। जब ये एक्साइट होगा तो एक कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा, मतलब जो जिस कलर को लेके जाएगा वो कलर नहीं दिखाई देगा आपको, उसका कंप्लीमेंट्री दिखाई देगा आपको। ओके, तो एक सिंपल सी बात की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप बताइए मुझे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा, तो आपको लाइट की एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, है या नहीं? तभी ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ऐसा है या हाँ नहीं? सर। और अगर ये सब बढ़ानी पड़ती है। लाइट की एनर्जी बढ़ानी पड़ी, और लाइट एनर्जी वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो ये पूरी पॉइंट्स अब आपके पास लिखने जा रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे अच्छा सर, जो ये आप बता रहे हैं वो बस ऑक्टाहेड्रल के लिए है? किसी के लिए भी हो सकता है, वो किसी के लिए भी मतलब हो सर सकता बाकी सब में तो ईजी और T2G का अलग अलग रहता है ना, मतलब यहाँ पे है। जो वो तो फिर डेल्टा टी से चलेगा ना। अरे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और लाइट एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होंगे ही, सीधी सी बात है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को भेजना है, अगर डेल्टा टेट्राहेड्रल में भेजना है, तो डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट एनर्जी होगा। और अगर स्क्वायर प्लेनर में भेजना है, तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाइट एनर्जी के। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर समझ रहा हूँ। वो सबके लिए सही हो जाएगा ना, सबके लिए। अभी आ जाएगा पॉइंट, अभी आप देखिए थोड़ा सा, देखिए अभी लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन T2G or EZ orbital, when unpaired electron is present in T2G or EZ orbital, then electron will excite, then electron will excite or de-excite, or electron will excite or de-excite when it absorb light energy, when it absorb light energy of particular color, light energy of particular color. When unpaired electron is present in T2G or EZ, then electron will excite or de-excite when it absorb light energy of particular color. Then आप यहाँ कह सकते हैं then a complementary color will be observed. Then complementary color will be observed. Complementary, हाँ बोलिए। जब अगर वो डी एक्साइट करेगा तो रिलीज करेगा ना एनर्जी, तो हाँ, तब एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों लिख सकते हो आप। व्हेन इट एब्जॉर्ब और रिलीज, एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों आप बोल सकते हो, दोनों तो एक ही शब्द है ना। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है। डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वो नीचे भी तो आएगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाकर ऊपर ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो नीचे भी फिर आता है। ये तो फिनोमेना चलता रहता है ना। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो फिर डी एक्साइट भी होता है, तभी तो एक कलर दिखाई देगा आपको। जब इलेक्ट्रॉन एक लाइट को लेकर एक्साइट होता है तो फिर वो डी एक्साइट होगा तो आपको कलर दिखाई देता है। ऐसा ही होता है और क्या। यस सर। तो दोनों चीजें साथ में होती है, और उसके लिए सोचना ही नहीं आप। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे भी आता है, और नीचे जब आता हुआ है रहेगा ना, तभी आपको कलर दिखाई देगा। एक किसी पार्टिकुलर कलर को लेकर वो ऊपर गया तो ऊपर से वो नीचे भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस तरह का फिनोमेना होता है, जिसके कारण एक कंप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। ठीक,
अब इसमें दो बातें और बतानी है मुझे। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो CFAC है हमारा, वो लाइट एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? क्योंकि लाइट एनर्जी, देखो आप खुद समझदार हो, इसमें कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बात जानते हो, अगर आप 10 लाख रुपया महीने के कमाते हो, मान लो, सपोज करो 10 लाख रुपया आप कमाते हो, तो आपको 10 लाख रुपया के बराबर पैसा देगा, तभी आप वहां से जंप करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। करोगे यानी 10 लाख से कम ज्यादा Yes, देगा sir. तब करेंगे सर, ज्यादा यस देगा सर, तब यस करेंगे। उससे ज्यादा। ज्यादा देगा तब तो ठीक है, उससे कम पे तो कोई काम नहीं होगा, बराबर और ज्यादा तो सोच सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन को भी उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि उससे उस पड़ाव तक जाना है, उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए उसको उस बैरियर को पार करना पड़ेगा ना, और बैरियर को पार करने में उतनी एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो वो बैरियर पार कर जाएगा। नहीं है नहीं? यस आप कहते हैं ना यस कि जेईई मेन का कट ऑफ मान लो 150 नंबर है, तो 150 नंबर से नीचे लाने के बाद आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन 150 नंबर तक अगर आ गया या उससे ऊपर आ गया, तो आप उस बैरियर को क्रॉस कर गए, और बैरियर क्रॉस करके आप जेईई मेन में सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आप कॉलेज में पढ़ने लगोगे, यही ना होगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को कलर दिखाई देना है, तो इसके लिए उसको इस बैरियर को पार करना पड़ेगा, और बैरियर को पार कौन करा रहा है? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी उतनी मिलनी चाहिए जितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एच न्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी के लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली, ये इसी पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपने कल की क्लास में ये सीखा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ये आपने कल के क्लास में सीखा है। तो अब आपसे वैसे नहीं पूछेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछ के वेवलेंथ का ऑर्डर पूछेगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर आपको आता है, तो वेवलेंथ का ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा? उल्टा चलेगा, बस उल्टा हो जाएगा। यही कंसेप्ट होता है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला में से है। 2019 का जब आप पेपर उठाइएगा जी एडवांस का, तो उसमें मोर देन वन करेक्ट में 2 क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पे वेवलेंथ से क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो CFAC का ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप समझ लीजिए वेवलेंथ का ऑर्डर पूरा आता है आपको। जेईई मेन में 2 बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, 3 बार आ चुका है जेईई मेन में 3 बार। जेईई एडवांस में हर साल इस पे क्वेश्चन आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, क्योंकि उनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछने में अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछेंगे तो ठीक है, एक स्टेप वो आगे बढ़ के पूछेंगे वेवलेंथ। उनको वेवलेंथ से बड़ा प्यार रहता है, जेईई एडवांस को बहुत प्यार रहता है वेवलेंथ से, बहुत प्यार रहता है लाइट एनर्जी से। इनको ये बहुत ज्यादा वो इस चीजों पे फोकस करते हैं। बहुत जगहों पे क्वेश्चन इन अगर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिला के बना पाए ना, तो इससे खुशी की बात जेईई एडवांस के लिए नहीं होता है। ये बहुत खुशी की बात होती है कि अगर वो वेवलेंथ को मिला के क्वेश्चन बना दें तो उनको बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो ये बात जेईई मेन के अंदर भी पूछी गई है, ये बात जेईई एडवांस के अंदर भी पूछी गई है, और खूब पूछी गई है। इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड वाली कहानी है ना। तो CFAC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब लिख दो, एब्जॉर्ब लेना है ये कौन सा वेवलेंथ है? एब्जॉर्ब वेवलेंथ है ना। तो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा वो CFAC से उल्टा चलेगा। यस और नो? क्यों, समझ में आया ये बात? तो इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा आपके पास, सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आएगा। और कंप्लीमेंट्री कलर का एक रफ डायग्राम मैं बता रहा हूँ, ऐसा रूल नहीं है कि वही होगा, लेकिन कंप्लीमेंट्री कलर का एक रफ डायग्राम सब जगह दिया रहता है, तो मैं भी आपको एक रफ डायग्राम बता देता हूँ। ऐसे आपको इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा है, क्योंकि ये हमने बनाया है, किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि किताबों ने बना कर दिया है और यही सही है, ये नहीं कह सकते आप। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि विग्योर होता है, तो VIVGYOR, तो इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर तब भी एक बार रफली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये VR रीजन होता है, वायलेट रेड। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका कंप्लीमेंट्री रेड होगा। ब्लू के सामने क्या आ रहा है? रेड आ रहा है ना। ब्लू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
कि नहीं ब्लू हुआ तो रेड हम बोल देंगे, ये नहीं मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक रफली मैं आपको अगर कोई कंप्लीमेंट्री डायग्राम दे दे ऐसे, अगर मान लो ऐसे आपको डायग्राम दे दिया और आपको बोला कि वो ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है, उसका सामने वाला कंप्लीमेंट्री होता है, वो जो देगा उस पर चलना है। ये तो हमने बनाया है, ये हमने बनाया, तो यही होगा, सत्य है ये नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो वायलेट इंडिगो इधर से ले ले, इंडिगो को बैक गैप से ले ले, कुछ भी कर सकता है वो, अपना उसका मर्जी है भाई, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा गोला करके दे दिया और उसने बोला कि ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप उसका रेड बता सकते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक। इसको याद मत करिएगा आप, ओके। याद सिर्फ इतना करिएगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जरूर याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार भी जेईई एडवांस में देखिएगा आप, इस बार 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, तो हुआ नहीं होगा, जब होगा तो इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, उठा कर देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कहिएगा कि सर आपने बोला था नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे अकेला नहीं आएगा, वो मोर देन वन करेक्ट में एक ऑप्शन रहेगा, वो ऐसा नहीं मत सोच लीजिएगा कि वेवलेंथ का एक क्वेश्चन पूरा दे देगा वो, जेईई एडवांस है भाई, वो एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन उसमें डाल देगा। चारों ऑप्शन में एक सिर्फ वेवलेंथ से रिलेटेड 4 ऑप्शन नहीं देगा, एक ऑप्शन ज्योमेट्रिकल वाला आइसोमर का देगा, दूसरा ऑप्शन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का देगा, तीसरा ऑप्शन वो हाइब्रिडाइजेशन का देगा, और चौथा ऑप्शन ये डाल देगा वेवलेंथ का। दो तो चारों ऑप्शन 4 क्वेश्चन है, वो 4 ऑप्शन नहीं है, वो 4 क्वेश्चन है। तो जेईई एडवांस का पैटर्न भाई ऐसे ही रहता है कि हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन सिर्फ एक वाला नहीं डालता है, एक ही जैसा ऑप्शन डाल दिया, वेवलेंथ का ज्यादा इसका कम, इसका ज्यादा इसका कम, बताओ कौन सही, ये तो कोई बता देगा। वो डालेगा 4 ऑप्शन, और उसमें एक में डालेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक में डालेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक में डालेगा हाइब्रिडाइजेशन, एक में डालेगा वेवलेंथ। लो 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे, ऐसे डालेगा, तो ये ऐसे ही ऑप्शन आएगा, और इस बार भी आएगा, 2021 में भी आएगा, ये फैक्ट है, आएगा मतलब आएगा, क्योंकि 3 साल से आ रहा है, 3 साल से आ रहा है, चौथा साल छूटेगा कैसे, और आगे भी नहीं छूटेगा, 2022 में भी आएगा, 21-22 आगे बनता चला जाएगा इस पे। बस ये बात समझ में आया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ाते जाओ, वेवलेंथ आपको घटाना पड़ेगा, ओके। सर वो VR जो लिखे हैं वो पार्शियली वायलेट और रेड है ना? हाँ पार्सली है, क्योंकि वायलेट और रेड के रीजन में आ गया ना, तो क्या लिखते हैं हम, और मेरे पास तो साथ ही रंग होता है, मैंने 8 इधर बना दिया, 8 बना के रखते हैं हम लोग, साथ ही रंग ना होता है विबग्योर, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक रीजन बनाना। कुछ लोग वायलेट और इंडिगो का वायलेट ये वी और बी का भी रीजन बनाते हैं, किताब में कुछ अलग भी दिया होता है। तो अभी इस सब चीजों पे हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये फोकस नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सोचा है भाई, किसी ने कुछ सोचा, कहीं से वी स्टार्ट कर दिया, मैं क्या करूंगा बताओ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वायलेट इंडिगो के बीच में बना सकता है वो, ये वी के बीच में बी ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो हमारी मर्जी से थोड़ी चलेगा। तो ये इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारी मर्जी है, यहाँ पे हमने अपनी सोच रखी है, उसकी सोच तब आएगी जब वो क्वेश्चन में पूछेगा, तब आएगी, ऐसे नहीं आएगा। तो ये आपको नहीं याद करने के लिए मैंने बोला था, ये नहीं याद करना है आपको, बस एक चीज याद रखिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस इतना याद रखिए। और इस पे क्वेश्चन देखिए, जेईई मेन के अंदर 2 बार आया, एक बार ऑफलाइन में आया था 2013-14 के अंतराल पे आया था, और अभी 2019-20 में आया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसी के क्वेश्चन को उठा लेते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिखा है ML6 लिखा है, ML6, L1 L2 L3 और L4 इसके 4 लिगेंड्स हैं। कहता है L1 L2 L3 and L4 are 4 ligands, L1 L2 L3 L4 are 4 ligands, absorb a light energy of particular color, ऐसे पूरा लिख देता हूँ लैंग्वेज, particular color red, green, blue, violet respectively. Then
write down the strength of ligand, then write down the order of increasing order of, then write down the increasing order of strength of ligand. ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में. हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो गया होगा, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन का थीम यही था. और हो सकता है जो कलर हमने एब्जॉर्ब कराया है वो थोड़ा इधर उधर हो गया हो, वो सब मैं मान लेता हूँ, लेकिन थीम पूरा क्वेश्चन का यही है. ये जेई मेन के तरह का क्वेश्चन है. ये 2019 के अंतराल पे भी आया और ऑफलाइन जब एग्जाम हुआ करता था तब भी आया था. ये 2000 ये आपको 13-14 के अंतराल में मिलेगा. हम नहीं खाएंगे, क्लास ले रहे हैं. 13-14 के अंतराल पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ. तो मुझे L1, L2, L3, L4 में ऑर्डर बताएंगे क्या? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर देख लिया तो आप जरूर ही L1, L2, L3 और L4 में लिगेंड का स्ट्रेंथ बता पाइएगा. चलिए फिर एक बार देखा जाए क्या हो रहा है, कैसे होगा, समझिए, बताइए आंसर क्या होगा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है L1, L2, L3, L4. 4 ligands absorb light of particular color red, green. L4, L3, L2, L1. इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने पूछा है तो आपका सबसे कम शायद सर डिक्रीजिंग में बता दिए मैंने. सब आपका डिक्रीजिंग L1, L2, L3, L4. डिक्रीजिंग बताना थोड़ा अच्छा लगता है ना एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग. यस सर. आदत हो गई यस है. सर. अच्छा फील देता है डिक्रीजिंग ऑर्डर. एक सेकंड रुकिएगा. तो सही बात है, ठीक है. थोड़ा सा मैंने जेई मेन का थीम लिया है ना, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर जेई मेन ने पूछा था तो मैंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है. चलिए फिर देखिए एक बार देखते हैं क्या हो रहा है. L1 ने रेट को एब्जॉर्ब किया है, L1 ने रेड को एब्जॉर्ब किया है, L2 ने ग्रीन को एब्जॉर्ब करा है, L3 ने ब्लू को एब्जॉर्ब करा है और L4 ने वायलेट को एब्जॉर्ब करा है. ये मुझे इतनी बातें समझ में आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं. L1 ने रेड को एब्जॉर्ब करा, ग्रीन, ब्लू और वायलेट को एब्जॉर्ब किया हुआ है. तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि विबग्योर होता है. पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, पहले तो मेरा तो काम पहले ये है कि मैं ये समझूं वो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, रेड का, फिर किसका ज्यादा है भाई, ग्रीन का. ग्रीन का नहीं, हाँ ग्रीन का. थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो ऐसे कैसे बनाऊंगा मैं. ग्रीन का, फिर ब्लू का और फिर वायलेट का है ना. वेवलेंथ वायलेट का है भाई. जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका लिगेंड स्ट्रेंथ कम होगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेवलेंथ होगा. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा. तो अब यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर देख रहा हूँ उसका उल्टा ऑर्डर चलना है. तो रेड वाले का सबसे कम होगा, मतलब L1 सबसे कम होगा, L1 सबसे कम, फिर L2 उसके बाद कम में, फिर L3 और सबसे ज्यादा किसका होगा, L4 का होगा. जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका लिगेंड स्ट्रेंथ कम होगा. तो L4 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ है. फिर L3 का सबसे लिगेंड स्ट्रेंथ L1 का कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है ना बेटा. ज्यादा वेवलेंथ तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कम. ओके, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी हो जाता है ना. ओके, तो L1 लेस देन L2 लेस देन L3 लेस देन L4. क्या ये समझ पाए आप? यस सर. के ऑर्डर का उल्टा चलना है ना. तो यही मैं बोल रहा हूँ बार बार. देखो L4 वाले ने वायलेट को एब्जॉर्ब करा है तो L4 वाले में लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है. तो इसका मतलब जो एनर्जी हुई वो सबसे ज्यादा हो गया. ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. ये ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या? अगर आप किसी बच्चे को डाउट है तो आप हमसे क्लियर है सर, क्लियर है. समझ गए सर. जेई मेन के अंदर आया हुआ है बेटा. किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमसे. बोलो. डाउट नहीं है सर, आगे बढ़िए. चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
decreasing order of wavelength of light. Wavelength of light absorbed in following complex. फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स में वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब्ड है उसका ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो 3 देखते हैं क्या हो रहा है, बताते हैं। ठीक, चलिए मेरे साथ बताइएगा आप लोग। थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा बेटा, आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा और तो कोई उपाय है नहीं, बिना पढ़े तो होगा नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। FeH2O6 3 प्लस FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस, तीसरा है FeCN थ्राइस 3 प्लस, और चौथा है FeNH3 6 प्लस 3। चलिए ऑर्डर बताइए आप, इसमें बताइए मुझे वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो आप मुझे इसमें डेल्टा तो नॉट, सबसे ज्यादा 1, सबसे पहले डेल्टा नॉट का ऑर्डर बताइए। डेल्टा नॉट का ऑर्डर से उल्टा करके वेवलेंथ का ऑर्डर ये सब फिर लिख लेंगे। तो डेल्टा नॉट 3 4 1 डेल्टा नॉट सबसे ज्यादा किसका होगा? 2 का 2 का, यस, क्योंकि डेल्टा नॉट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे बात होगी ना, तो 2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर 1 का। ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? लिगेंड स्ट्रेंथ को देखकर डिसाइड। इलेक्ट्रो सीरीज, तो बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज किया, आंसर आ गया 2 3 4 1। तो वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 1 4 3 एंड 2। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं है। सीधा आपने डेल्टा नॉट सीख लिया, आप समझ लीजिए वेवलेंथ सीख लिया। आपने डेल्टा नॉट सीख लिया, आप समझ लीजिए आपने वेवलेंथ सीख लिया। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ये कुछ कलर्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसी के बारे में मुझे डिटेल में बात करनी थी आपसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ लाइट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है। जेई मेन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो है, और जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो है। तो आपके पास इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपके मॉडल बनाने के लिए, तो आप बना सकते हैं। ये जो भी चीजें हुई है, कलर्स जो भी आया है, वो किसके कारण आया है? डी ट्रांजिशन के कारण आया है। किसके कारण आया है? डी ट्रांजिशन के कारण आया है। किसके कारण आया है? डी ट्रांजिशन के कारण आया है। तो ये बातें समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए, कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू CFT, कलर इज ऑब्जर्व। क्योंकि कलर दो तरीके से ऑब्जर्व होता है, जाके आप DNF ब्लॉक में पढ़िएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी आता है कलर, लेकिन यहाँ पे जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो डी ट्रांजिशन से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू CFT, कलर इज ऑब्जर्व by डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के द्वारा कलर ऑब्जर्व होता है CFT के अनुसार। ओके, अकॉर्डिंग टू CFT, कलर इज ऑब्जर्व बाय डी ट्रांजिशन। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस ये सब जरूर याद रखिए, इसका आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक लास्ट चलते हैं, ड्रॉबैक ऑफ CFT में क्या ड्रॉबैक है, क्या लिमिटेशंस है, थोड़ा सा वो भी जानना चाहिए, आपसे जान लीजिए। देखिए बहुत पहला ड्रॉबैक तो एक बात आती है, ड्रॉबैक ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कहानी बहुत अच्छी है, ये बात सही भी है, क्योंकि देखो VVT और CFT में ड्रॉबैक की अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाता है तो VVT में बहुत ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक कि उसने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। कॉम्प्लेक्स कौन स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, इसके बारे में VVT में कोई जिक्र नहीं करी गई है। तो VVT का ये पहला ड्रॉबैक है। तो CFT ने कम से कम इतना तो काम किया, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को तो बताया। कॉम्प्लेक्स कौन स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, वो किसने बताया आपको? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो VVT का ड्रॉबैक आपके एक मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन था, तो पहला तो यही दे दीजिए कि स्टेबिलिटी बता नहीं पाए, और पेयरिंग क्यों हो रहा है ये नहीं बता पाए। क्यों हो रहा है इसके कारण ये बता ही नहीं पाए। VVT ने ये नहीं बता पाया कि पेयरिंग SFL के साथ क्यों होना चाहिए, पेयरिंग WFL के साथ क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। इसके बारे में कोई जिक्र VVT ने नहीं करा। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, इसके बारे में VVT ने कोई जिक्र नहीं करा। तो
वीवीटी का ड्रॉबैक तो आप लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे बताने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं सीएफटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहला ड्रॉबैक में बोला जाता है कि जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक है। अगर आप देखो तो इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक। वाई क्यों है ये आयनिक? ये बात एक्सप्लेन कर नहीं पाए, सीएफटी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों आयनिक है। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट होना चाहिए। वाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक? वाई क्यों ये बात एक्सप्लेन नहीं हुआ है, ये बात एक्सप्लेन नहीं हुआ, प्योरली आयनिक है क्यों? तो ये पहला ड्रॉबैक है सीएफटी का। वाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक? वाई। तो ये आपका पहला है, वाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक। इसके बारे में सीएफटी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक बात लोगों को पता था कि जो मेटल और लिगेंड होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से भी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, मुझे इसमें कहने की जरूरत तो नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पूरा मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से होता है, तो नेचर तो कोवेलेंट है। फिर आयनिक क्यों? वाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक? वाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वाई क्यों? रीजन नहीं है, रीजन नहीं है, बस है तो है, ऐसी बात है। दूसरी कहानी एक और है, आप देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप एक छोटा सा चीज मुझे बताइए, वाटर और OH माइनस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए? आप भी सोचिए, OH माइनस और वाटर में कौन बेसिक अच्छा है, कौन अच्छा बेस है, बताइए। OH माइनस। तो फिर OH माइनस वाटर से वीक फील्ड लिगेंड कैसे हो गया? आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठाकर देखिए तो वाटर से वीक Yes, है sir. OH माइनस, ये कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अभी भी वो बहुत बड़ा सवाल है। वाई OH माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर? वाई वाटर इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज कंपेयर टू OH माइनस? वाई? ये भी नहीं मिला रीजन, इसका भी रीजन नहीं। क्यों है वो? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि OH माइनस स्ट्रॉन्ग है। ये आप लोग पता है आपको कि माइनस वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूट्रल से। तो फिर OH माइनस क्यों वाटर से वीक फील्ड लिगेंड है? क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है। दूसरा यही पॉइंट है, वाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन OH माइनस? क्यों है ऐसा? इसका भी रीजन नहीं है, नो रीजन। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए सीएफटी में, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कि वाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन OH माइनस। क्यों है वाटर स्ट्रॉन्गर लिगेंड? ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है, क्योंकि लोगों ने इस छोटी सी बातों पे ध्यान दिया नहीं, छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी लास्ट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। पाई कॉम्प्लेक्स भी होता है जो आप ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में सुनिएगा। जैसे आपने देखा था ना, ईटा टू द पावर 5, ईटा टू द पावर 6 जो दिख रहा था ना, उसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। ब्रिज। तो हाँ, नहीं ब्रिज नहीं, ईटा के पावर 6 वाला में जो C6H6 था तुम्हारा 20 बेंजीन क्रोमियम, उसमें पाई बॉन्ड वाला डोनेट कर रहा था। तो इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो he could not explain the pi orbital complex. He could not explain the pi orbital complex के बारे में, about the pi orbital complex. He could not explain about the pi orbital complex. He could not explain about the pi orbital complex. pi orbital complex के बारे में ये इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और आपका एक क्वेश्चन था बेटा एसआर, आपने ये पूछा था कि जो लिगेंड्स और मेटल होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो ठीक है, वो तो आयनिक है इंटरेक्शन। तो वो जो बॉन्ड्स जो बनेंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, तो आपको ही पता है सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ही, उसमें तो कुछ सोचा ही नहीं। ऑल आर 90 डिग्री एंगल, तो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत था नहीं। तो ये पॉइंट्स हैं, थोड़े से याद कर लीजिएगा। क्यों सीएफटी में ड्रॉबैक्स क्या है, ये बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा।
कि व्हाई इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयनिक, ये पहला पॉइंट। व्हाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन OH माइनस, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द पाई ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाला ड्रॉबैक याद कर लीजिए। और तो लगभग इन्होंने कर ही दिया। इसी के बाद आप खुद सोचिएगा, तो CFT के बाद कोई रूल्स नहीं आए। CFT का लास्ट पॉइंट है, जैसे VVT हाइब्रिडाइजेशन के लिए था, CFT भी थोड़ा बताया गया जिससे कि अपनी स्टेबिलिटी को समझा। तो लोगों ने छोटी सी तो बात सर- किया नहीं। हाँ बोलो। मुझे आप मेटल लिगेंड वाला क्या बताया थे सर? कि मेटल लिगेंड जो है प्योरली आयनिक वाला, नहीं सर, वो परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला तो 90 डिग्री एंगल तो परपेंडिकुलर होता ही है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सब 90 डिग्री होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखा है शायद ऊपर में, आप देखो एक बार। सर उसमें तो फिफ्थ वही वाला ऑप्शन वो होता है, मतलब हम लोग वही समझते हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया है। सर हाँ एक बार देखने को। सर हाँ बोलो वरुण। में एक्सेस पे रहेंगे दोनों बॉन्ड्स तो 180 बनाएगा, तो कैसे हो जाएगा? अच्छा क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन परपेंडिकुलर टीचर इसलिए है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, और अगर दोनों एक्सिस वाला है तो ऑल द बॉन्ड्स, अच्छा ऑल द बॉन्ड्स लिखा है ना, तो सारे नहीं होंगे ना एक दूसरे सारे से। नहीं, ऑल द बॉन्ड्स नहीं होगा, कुछ ये 180 डिग्री वाले भी तो हैं। ऑल द बॉन्ड्स लिखा है ना, नहीं ना सर, ऑल द बॉन्ड्स लिखा है। मैंने बोला कि मेटल लिगेंड्स परपेंडिकुलर होंगे, हमने ऑल द बॉन्ड्स नहीं लिखा था, हमने बोला मेटल लिगेंड्स परपेंडिकुलर होंगे, मैंने इतना ही बोला था। ऑल द बॉन्ड्स के बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं करा था, मैंने उस लाइन को पूरा नहीं पढ़ा था। हमने बोला कि मेटल लिगेंड परपेंडिकुलर होगा, मेटल लिगेंड्स परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ऑल द बॉन्ड्स लिखा है तो ये थोड़ा सा अटपटा है, ये अटपटा है। हाँ सर। तो तो ये सर बात, वो हाँ ऐसा कि सर वो एक सेकंड सर। तो CFT की कहानी समझ में आ गई पूरी? आ गई सर, आ गई। CFT के क्वेश्चन बना दोगे? बना देंगे सर, सब बना देंगे। CFT में देखो दो चीज वो ध्यान रख लो, एक मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, एक वेवलेंथ। यही आएगा क्वेश्चन, ये फिक्स है, ये फिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, यही आएगा क्वेश्चन। अगर CFT का कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ये गारंटेड है। या तो वेवलेंथ आएगा या तो मैग्नीट्यूड डेल्टा आएगा। और भाई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो आप सीख ही गए हो, इतना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी भूल जाओगे आप हाइब्रिडाइजेशन भूलोगे नहीं, वो निकाल ही दोगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब बता ही दोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ये सब बता ही दोगे, ये थोड़ी ना आप गलत हो जाएगा आपका। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल ही दोगे। तो भाई CFT जरूर अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि CFT बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि JEE एडवांस में 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन CFT से ही आएगा, ये एकदम फिक्स मान लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो बात अलग है, वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात मान लेनी चाहिए कि CFT आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा CFT से क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो उन्हें जरूर करिए आप। मैग्नीट्यूड डेल्टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये खत्म हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, पहले आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट में आइसोमेरिज्म की कहानी करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा आइसोमेरिज्म। इसमें 2 पार्ट होता ही है, आपको पता ही है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। तो पहले स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे फिर स्टीरियो पढ़ेंगे, और जो कॉपी में लिखवाएंगे हम उतना ही क्वेश्चन आएगा आइसोमेरिज्म का, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। JEE मेन के अंदर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी। JEE मेन के अंदर, JEE मेन में तो भाई आइसोमेरिज्म पूछता ही रहता है कि बताओ कितना ज्योमेट्रिकल कितना ऑप्टिकल, और आप मान लीजिए कि JEE एडवांस में से भी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 CFT से, 2 आइसोमेरिज्म से, और 2 आपका वर्नर थ्योरी और EAN और IUPAC इधर उधर से मिला के 2 बनते हैं, 6 बनते हैं। तो कभी कभी आइसोमेरिज्म से 3 भी बनेगा, कभी कभी आइसोमेरिज्म से 3 बनेगा, कभी कभी CFT से 3 बनेगा, ऐसे ही रख के 6 का रेशियो बनता है। तो ये JEE एडवांस और JEE मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। JEE एडवांस के लिए तो बहुत है इंपॉर्टेंट, और JEE मेंस के लिए जो लिखवाएंगे कॉपी में वो नंबर्स याद कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन से टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। JEE एडवांस में 6 क्वेश्चन, 6 चौके 24 नंबर, 24 नंबर तो 3 हाँ सर वही। पेपर 1, कभी कभी पेपर 1 में 4, पेपर 2 में 2, कभी कभी पेपर 1 में 3, पेपर 2 में 3, ऐसे
6 आते ही है, फिक्स है वो फिक्स है, इसमें कम नहीं होता है। 6 आएगा, बहुत किस्मत खराब रहेगा तो 5 आएगा, 6 से कभी 8 भी हो सकता है, 6 तो मैं कम ही बोलो, 8 भी हो सकता है वो। और वो वरना ये आप समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ यहीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखिएगा तो उसको तो बहुत बार क्वेश्चन जो जेईई एडवांस ने पूछा है, बहुत बार सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मिक्स करके पूछा है। तो वो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिना नॉलेज के तो बना थोड़ी ना लेगा बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिना नॉलेज के बन जाएगा वो। तो एक क्वेश्चन तो वो बनता है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के साथ इसको मिक्स करके, आई वाला क्वेश्चन जो होता है, जो आपको दिखा था बहुत सारा, आपने देखा था मॉड्यूल के अंदर, तो वो एक बनता है। आइसोमेरिक